तो स्टूडेंट, अब हम मौजूद हैं विद एग्जाम्पल इफ फंक्शन को देखने के लिए। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा है। काइंडली इस डेटा को अपने पास कॉपी कर लीजिए एक्सेल पे, स्प्रेडशीट पे अपने पास किसी जगह पे कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने डेटा कॉपी कर लिया होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेटा है इसको हम समझ लेते हैं ताकि फिर आगे की अपनी रिक्वायरमेंट को भी हम समझ पाए। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक सेलर है और वो कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर मुझसे अगर 50,000 या उससे अबव की परचेजिंग करेगा तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। कोई भी कस्टमर अगर 50,000 या उससे अबव की परचेजिंग करेगा तो उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना डिस्काउंट दिया जाएगा ये बात डिस्क्लोज नहीं है। बहरहाल हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर का एक कॉलम हो गया, कस्टमर का एक कॉलम हो गया, सेल्स का एक कॉलम हो गया। सेल्स मतलब कि उसने हमसे कितनी परचेजिंग की है, हमारे लिए सेल्स, उसके लिए परचेज। अच्छा, आगे जो कॉलम है डिस्काउंट का, यहाँ पे हमें डिस्काउंट की कोई वैल्यू नहीं बतानी है क्योंकि हमें परसेंटेज दी नहीं गई है। हमें क्या बताना है, फिर हमें ये बात बताना है कि क्या फना कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल किया है या नहीं किया है, फना कस्टमर को डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं इसके लिए अपनी स्प्रेडशीट पे। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने स्प्रेडशीट पे मैंने भी यही डेटा कॉपी किया हुआ है। अगेन, कस्टमर का नाम गिवन है, उससे हमसे कितनी परचेजिंग की है वो गिवन है। डिस्काउंट के कॉलम में हमें बताना है कि क्या यहाँ पे डिस्काउंट अवेल हुआ या नहीं हुआ है। मेरा आपसे सवाल, क्या यहाँ पे इफ फंक्शन यूज होगा या नहीं। करेक्ट, यहाँ पे इफ फंक्शन यूज होगा। रीजन क्यों यूज होगा? रीजन ये है कि हमने कहा था कि इफ फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं जब हमें कंडीशन अप्लाई करनी हो। क्या यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है? जी हो रही है। क्या है वो कंडीशन? डिस्काउंट का मिलना और डिस्काउंट का ना मिलना। दीज टू आर द कंडीशंस। डिस्काउंट अवेल, डिस्काउंट नॉट अवेल। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। कोशिश कीजिएगा पहले इसको एक दफा सही से देखें, उसके बाद अप्लाई करें टाइम लेके। इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि पहले लिख लीजिएगा अपने पास जो इफ फंक्शन के लिखने का तरीका है। तो उसके हिसाब से आपने लिखा हुआ है कि सबसे पहली चीज जो ब्रैकेट में लिखी जाती है वो थी लॉजिक। अब यहाँ पे लॉजिक क्या क्या है और कैसे है। ये फंक्शन इसलिए बाकी फंक्शन से डिफरेंट है कि यहाँ पे जो इसका लॉजिक है वो हमें खुद बिल्डअप करना है हर सिचुएशन में खुद से, जबकि सम में, राउंड में, एवरेज में ऐसा नहीं था। बहरहाल, लॉजिक कैसे बनेगा इसका? इसका जो लॉजिक है वो बेसिकली डिस्काउंट स्कीम है। डिस्काउंट स्कीम क्या थी कि अगर परचेजिंग वैल्यू 50,000 या उससे ज्यादा हो तो जो परचेजिंग वैल्यू है वो कौन से सेल में लिखी हुई है मिस्टर अजील की? गुड, CM2 में। ये जो परचेजिंग वैल्यू क्या हो, 50,000 या उससे ज्यादा, इसके लिए कौन सी साइन लिखी जाएगी? गुड, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके हो? डिस्काउंट स्कीम में कहा गया 50,000 के। इत्तेफाक की बात है मिस्टर अजीत की परचेजिंग वैल्यू एग्जैक्ट 50,000 है। नहीं होती तो बात भी कुछ और हो सकती थी, वो हम आगे देख लेते हैं क्योंकि दूसरे कस्टमर्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं। बहरहाल, परचेजिंग वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किसके? 50,000 के। ये हमारा लॉजिक हुआ अब कंप्लीट। तो इसको हम कैसे बताएंगे हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है? कॉमा के थ्रू। इसके बाद एक सेंटेंस मैं आपको लिखवा रहा हूं, काइंडली वो किसी जगह पे नोट कर लीजिएगा। एनी कंडीशन which we need to display in the answer of the formula will be written within inverted commas। आई होप के स्टूडेंट्स आपने ये सेंटेंस लिख लिया होगा। इस सेंटेंस के आखिर में मैंने डिस्कस किया है इन्वर्टेड कॉमास को। अपना कीबोर्ड चेक कीजिए और मुझे बताइए इन्वर्टेड कॉमास आपके कीबोर्ड पे कहां पे हैं, कौन सी की पे है? करेक्ट, एंटर की के बराबर में है, एंटर की के लेफ्ट में है। अगर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास का आपने मुझे बताया कि एंटर की के बराबर में है, तो जिस की पे ये इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए हैं
उस की पे ये इन्वर्टेड कॉमास ऊपर है या नीचे है? करेक्ट, ऊपर है। जिस की पे ये इन्वर्टेड कॉमास ऊपर लिखे हुए हैं उसी की पे नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है? करेक्ट, दैट इज अपोस्ट्रोफी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जरा बात को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और उससे उनका आंसर नहीं निकल रहा होता। अपोस्ट्रोफी और इन्वर्टेड कॉमास में डिफरेंस होता है। एक तो वो डिफरेंस है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और इन्वर्टेड कॉमास में जो फर्क है वो ये है कि अपोस्ट्रोफी में ये सिंगल साइन आता है और इन्वर्टेड कॉमास में डबल हो जाता है। लेकिन अगर ये हम यहाँ पे गलती करते हैं अपने फॉर्मूले में कि अब इन्वर्टेड कॉमास की बजाय 2 मरतबा अपोस्ट्रोफी लगा दें ये समझकर कि हमने इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम गलती करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब इन्वर्टेड कॉमास ही होगा, जिसको अप्लाई करने का तरीका होगा कि शिफ्ट के साथ ये हम की प्रेस करें ताकि ऊपर वाली चीज अप्लाई हो। बहरहाल ये तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं उस स्टेटमेंट के बारे में जो मैंने आपको लिखवाई। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, कोई भी कंडीशन, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स कंडीशन हो, जिसके बारे में हम ये कहें कि अगर ये कंडीशन अप्लाई होनी है और ये फॉर्मूले के आंसर में आनी है, तो ये एज इट इज आ जाए। तो ऐसी किसी भी कंडीशन के बारे में जिसके लिए हम कह रहे हैं एज इट इज ये लिखी हुई आ जाए फॉर्मूले के आंसर में, ऐसी कंडीशन को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। सो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि मेरी जो यानी मिस्टर अजीत की जो परचेसिंग वैल्यू अगर वो ग्रेटर हो या पे इक्वल हो किसके, 50,000 के, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए? लेट्स से मैं कहता हूं अवेल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये अवेल्ड मैं किसमें लिखूंगा? इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा कि ये एज इट इज लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास किए ओपन। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। जैसे कि हमने बात की कि हम इन्वर्टेड कॉमास अप्लाई करेंगे, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए जिसमें हमने लिखा अवेल्ड। इसके बाद हमने कॉमा लगा के ट्रू कंडीशन को हमने वाइंड अप कर दिया है। तो अगर ट्रू कंडीशन में अप्लाई होना है तो उसके लिए हमने इन्वर्ट कॉमास में इसको लिखा है। इसी तरीके से ये तो हो गई हमारी ट्रू कंडीशन। हमने कहा था ट्रू कंडीशन के बाद लिखी जाती है फॉल्स कंडीशन, जो कि हमेशा ट्रू कंडीशन के ऑपोजिट होगी। तो अगर ट्रू कंडीशन है अवेल्ड, तो फॉल्स कंडीशन क्या होगी? नॉट अवेल्ड। करेक्ट, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अगर फॉल्स कंडीशन में अप्लाई करना हो या अप्लाई होना हो, तो उसको भी हमें फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा कि अगर वैल्यू 50,000 से कम हो तो फिर नॉट अवेल्ड लिखा आना चाहिए, एज इट इज लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। सॉरी, नॉट अवेल, लेकिन इसके लिए इन्वर्टेड कॉमास मैंने ओपन नहीं किए, इससे पहले इन्वर्टेड कॉमास ओपन करते हैं। नॉट अवेल्ड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने लॉजिक भी लिख दिया है, ट्रू कंडीशन भी लिख दी है और फॉल्स कंडीशन भी लिख दी है। जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हम लिख चुके हैं। जिसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमने इस फंक्शन का ब्रैकेट ओपन किया था। दैट्स इट, एंटर। आप यहां देखेंगे ये जहां अवेल्ड आना चाहिए वहां पे अवेल्ड आ रहा है, जहां पे नॉट अवेल्ड आना चाहिए वहां पे नॉट अवेल्ड आ रहा है। इसको स्टूडेंट्स काइंडली एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आगे बढ़ते हुए इसी एग्जाम्पल में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। कई दफा स्टूडेंट्स को लगेगा कि हमारे पास क्वेश्चन के जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें आंसर्स नहीं मिल रहा। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एरिया जो जिसको मैं इस वक्त यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा प्लीज। ये एरिया जिसको मैंने सिलेक्ट किया है फॉर्मूले के अंदर, दिस इज लॉजिक। हमारे फॉर्मूले में का लॉजिक है ये बेसिकली। और इस लॉजिक के अंदर अब जिस एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो देखिएगा प्लीज,
दिस एरिया, ये हमारे लॉजिक के अंदर यूज हुई हुई साइन विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहां तक तो आप लोगों को बात क्लियर होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इसकी ऑपोजिट साइन क्या होती है? करेक्ट, लेस देन। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हटा दूं, इसके बजाय लेस देन अप्लाई कर दूं, तो क्या मेरे फॉर्मूले से निकलने वाला आंसर सही होगा या गलत होगा? पॉज करके सोचिएगा। बिल्कुल, आंसर गलत आएगा। जहां पे अवेल्ड आना चाहिए था वहां पे नॉट अवेल्ड आएगा, और जहां पे नॉट अवेल्ड आना चाहिए था वहां पे अवेल्ड आएगा। मामला थोड़ा खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन साइन मेरी लेस देन की यूज हो, ऑपोजिट वाली साइन ही यूज हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि साइन तो मुझे लेस देन ही की यूज करनी है, लेकिन आंसर सही आने चाहिए। तो जब मैंने साइन ऑपोजिट यूज की है, तो फिर मैं कंडीशंस भी ऑपोजिट कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। ट्रू कंडीशन में जहां पे अवेल्ड है, इसको मैं कर दूंगा नॉट अवेल्ड, और फॉल्स कंडीशन में जहां पे नॉट अवेल्ड है, उसको मैं कर दूंगा अवेल्ड। तो बात सही हो जाएगी। करके देख ले। ओके। अभी अगर मैंने इसको इस तरह से किया होता तो आंसर गलत आ रहा था, लेकिन अब अगर मैं इसको अवेल्ड को, यानी ट्रू कंडीशन में जो अवेल्ड लिखा हुआ था, इसको मैंने कर दिया है नॉट अवेल्ड। फॉल्स कंडीशन को भी सही कर देते हैं। नॉट अवेल्ड था, उसको अवेल्ड कर दिया हमने, एंटर किया, आंसर सही आ गया। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं ऐसा करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर इसका मैं आसान अल्फाज में आपको समझा पाऊं, इंग्लिश लैंग्वेज ही में आपने एक और चीज पढ़ी होगी, समझी होगी, वॉइस। जहां पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। क्या फर्क था दोनों में? बात तो एक ही की जाती थी। फर्क था, डिफरेंस था फोकस का। एक्टिव वॉइस के अंदर आप सब्जेक्ट को फोकस करते थे, जबकि पैसिव वॉइस के अंदर आप ऑब्जेक्ट को फोकस करते थे। सेम वे में बात यहां पे दोनों की एक ही है। फर्क क्या है? अगर तो आपका फोकस ये है कि आप डिस्काउंट देने के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज होगा। अगर आप बात कर रहे हैं, आपका फोकस इस बात पे डिस्काउंट ना देने के बारे में, तो फिर साइन लेस देन का यूज होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है डिस्काउंट देने के बारे में, और वहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन किसी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि करेक्ट आंसर ही नहीं है। हम पे ढूंढेंगे एक ऐसे ऑप्शन को जहां पे इसका ऑपोजिट साइन मौजूद हो लॉजिक के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। और इसके अंदर हमने इफ फंक्शन को जब यूज किया, वो आपसे अप्लाई होकर आपने चेक कर लिया होगा। चलते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल पे। आपके सामने मैं डेटा शो कर देता हूँ। ये पहला डेटा था जिसको हमने अप्लाई करवाया कुछ इस तरह से। ये सेकंड डेटा है। काइंडली इसको भी अपने पास आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, जिसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये डेटा कॉपी कर लिया होगा। सेम यही डेटा मैं भी कॉपी कर चुका हूँ। ये सेकंड एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इफ फंक्शन की। स्टूडेंट्स, पहली एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सेल्स थी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्वांटिटी का कॉलम है और प्राइस का कॉलम है। सबसे पहले इस डेटा को भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेलर कह रहा है कि अगर कोई भी कस्टमर मुझसे 500 या उससे ज्यादा की यूनिट्स परचेज करेगा, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कस्टमर 500 या उससे ज्यादा की यूनिट्स परचेज करेगा, तो उस कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? वो यहाँ पे मेंशन है 5%। नंबर वन। आई होप कि ये डेटा आपको समझ में आया हो। यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है और इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। नंबर टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे तो देखिएगा, जो आपके पास प्राइस वाला कॉलम है, अगर मैं आपसे पूछूं ये प्राइस किस चीज की प्राइस है? टोटल प्राइस है, प्राइस पर यूनिट है, प्राइस पर बैच है, क्या है? क्या आपको यहाँ पे इसका कहीं से कोई हिंट मिल रही है डेटा से?
फिलहाल ऐसी कोई हिंट नहीं मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको क्या चीज दे रहा हूँ। मैं आपको प्राइस पर यूनिट दे रहा हूँ। आपको डेटा से ये बात पता नहीं चली है, आपको आपके टीचर से ये बात पता चली है। सो दूसरी चीज कि ये प्राइस पर यूनिट आपके पास गिवन है। क्या होता है कि अगर प्राइस पर बैच होता है ये, तो चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। किट के क्वेश्चन में आपके पास इस तरह की एक सिचुएशन है, वहां पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बात बता दी कि ये प्राइस पर यूनिट है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखेंगे, जो डिस्काउंट आपको दिया हुआ है विच इज 5%। अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ 5%, यानी 5 और उसके साथ परसेंटेज की साइन, 5% लिखा हुआ होता है या 5 लिखा हुआ होता, डिफरेंस होता। कैलकुलेशन में बिल्कुल डिफरेंस होगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पे 5 लिखा हुआ है या 5% लिखी हुई है। अगर ये परसेंटेज का ना भी मैं लिखता, तो यहाँ पे डिस्काउंट के साथ अगर मैं परसेंटेज शो कर देता कि जो भी नंबर होगा उसके साथ परसेंटेज अज्यूम कर लें, ये भी पॉसिबल था। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, अभी मैंने आसान रखा है आपके लिए कि 5 के साथ ही परसेंटेज की साइन मौजूद है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो डेटा से रिलेटेड आपने समझ ली। नंबर 2, करना क्या है। करना ये है कि डिस्काउंट के कॉलम में दिस टाइम अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू बतानी है, ये रिक्वायरमेंट है। डिस्काउंट की वैल्यू बताना ये एक रिक्वायरमेंट है। मेरा आपसे सवाल, क्या ये काम करने के लिए इफ फंक्शन यूज किया जाएगा? यस और नो? करेक्ट, किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा हो। यहाँ पे अगेन कंडीशंस क्या होंगी? डिस्काउंट का मिलना और डिस्काउंट का ना मिलना। सो दीज टू आर द कंडीशंस। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में थी, डिस्काउंट के मिलने का मतलब कोई भी परसेंटेज हो सकती है, कोई भी अमाउंट हो सकती है। ना मिलने का मतलब 0% डिस्काउंट। आई होप स्टूडेंट्स के ये चीज आपको क्लियर हुई हो। अगर ये चीज क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। इक्वल्स टू, इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, लॉजिक। लॉजिक क्या है हमारे पास? अगेन डिस्काउंट स्कीम है। वो क्या है आपके पास है? अगर क्वांटिटी 500 या उससे ज्यादा हो। मिस्टर अजील के लिए जब हम बात कर रहे हैं, उनकी रो में हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वांटिटी कौन से सेल रेफरेंस में है? बिल्कुल, CV2 में मौजूद है। ये क्वांटिटी क्या हो? ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो? किसके ग्रेटर या इक्वल हो? 500 के। ये बात समझ में आती है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन या फिर इक्वल होनी चाहिए किसके? 500 के। कॉमा। कॉमा क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉजिक एंड हो चुका है। तो अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है ट्रू कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, उसी तरह मैं यहाँ पे आपको एक और स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ सेकंड एग्जाम्पल में। काइंडली नोट कीजिएगा। एनी कंडीशन in which we need to perform a calculation, then that calculation will be written within brackets. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आपने ये सेंटेंस लिख लिया है, तो यहां पे मैं आपको इसका मतलब समझा दूं कि अगर कोई कंडीशन ऐसी थी जिसको हमें फॉर्मूले के आंसर में दिखाना था एज इट इज, एज इट इज, तो हम उसको लिख रहे थे इन्वर्टेड कॉमास में। लेकिन क्या हो कि अगर हम कहें कि ऐसी कोई कंडीशन जिसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करें और वो कैलकुलेशन एज इट इज लिखी हुई ना आ जाए, बल्कि उससे निकला हुआ जो आंसर है वो हमारे पास आए, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन को हमेशा सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। आई होप कि ये बात तो हो गई क्लियर। दूसरी बात, स्टूडेंट्स ये बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन में डिस्काउंट निकालना हो, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? अगर यही काम मुझे अगर मैनुअली करना होता, रजिस्टर पे करना होता, सबसे पहला काम मैं क्या करता? पहले तो मैं आइडेंटिफाई करता कि किसको डिस्काउंट देना है, किसको डिस्काउंट नहीं देना है। तो जिसको डिस्काउंट नहीं देना होगा उसके लिए कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करता, उसके लिए तो बेकार है वो करना।
जिसको डिस्काउंट देना होता है उसके लिए कैलकुलेशन अप्लाई करता है, ऐसा ही है। ओके, सो पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम होता है जिसको डिस्काउंट देना उसकी कैलकुलेशन करना। यहाँ पे हम ये अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे। जिसको डिस्काउंट मिलना है, जिसको डिस्काउंट नहीं मिलना है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये इफ फंक्शन डिसाइड करे कि अगर इसको डिस्काउंट मिलना है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, डिस्काउंट नहीं मिलना है तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी। हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर 2 हो गई ये बात। नंबर 3, अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये काम जब मैं कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है डिस्काउंट, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। करेक्ट, कैलकुलेशन होगी कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, इससे निकलेगी टोटल प्राइस, और वो जो टोटल प्राइस होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी परसेंटेज से, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट। सो ये जो हमारी कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है, इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। हमने कहा कि जो भी हम कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे। सो ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। पूछूं अगर मैं आपसे कि ये किस चीज का ब्रैकेट है, तो ये ट्रू कंडीशन का ब्रैकेट है, नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कैलकुलेशन कैसे होगी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज से। ये जो हमने कहा ना जो भी आंसर आएगा, तो इसका मतलब है पहले हम बता देंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो प्राइस पर यूनिट से, आगे की कैलकुलेशन बाद में हो। तो ये जो पहले ये चीज मल्टीप्लाई हुई, ये हम कैसे बताएं, बॉड मास के रूल के मुताबिक ब्रैकेट के थ्रू बताएंगे कि पहले क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो प्राइस पर यूनिट से। तो ये जो पहले वाला कंसेप्ट है इसके लिए हम यूज करेंगे एक और ब्रैकेट टोटल प्राइस निकालने के लिए। पहला ब्रैकेट ओपन हुआ स्टूडेंट्स ट्रू कंडीशन का, दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ टोटल प्राइस की कैलकुलेशन का। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा टोटल प्राइस कैसे निकलेगी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, तो क्वांटिटी का साइड रेफरेंस आ गया CV2 मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट का साइड रेफरेंस आ गया, यानी 250 का क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट। ओके, अब ये टोटल प्राइस इससे निकल जाएगी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ये किस चीज का ब्रैकेट क्लोज हुआ, टोटल प्राइस की कैलकुलेशन का। अभी ट्रू कंडीशन कंप्लीट करना बाकी है। टोटल प्राइस को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस 5%। तो इस 5% का आगे सेल रेफरेंस, ठीक है। जब हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई करवा दी प्राइस पर यूनिट से, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने किससे, परसेंटेज से। ट्रू कंडीशन कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये ब्रैकेट किस चीज का बंद किया मैंने फिर, करेक्ट, ट्रू कंडीशन का ब्रैकेट हमने ओपन किया था, ट्रू कंडीशन जब कंप्लीट हुई उसका ब्रैकेट हमने क्लोज किया, और कॉमा लगा के ये ट्रू कंडीशन हमने वाइंड अप कर दी। स्टूडेंट्स, देखने में हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट है नहीं। क्या है, किस तरह से हुआ ये, हमने कहा था क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, मल्टी जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो ये जो चीजें थी इन्हीं को हमने सेल रेफरेंस के तौर पे लिखवा दिया यहाँ पे। क्वांटिटी का सेल रेफरेंस आ गया, प्राइस पर यूनिट का सेल रेफरेंस आ गया, परसेंटेज का सेल रेफरेंस आ गया, और इसी कैलकुलेशन को हमने ब्रैकेट्स में सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई डिस्काउंट देने के बारे में। अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट ना देने के बारे में। स्टूडेंट्स, एक जुमला मैंने पहले भी यूज किया था, डिस्काउंट देने का मतलब कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 5%, 10%, 20, 50, वट एवर, कोई भी परसेंटेज हो सकती है। पर डिस्काउंट ना देने की परसेंटेज क्या होगी, ओनली वन, विच इज 0%। इसके अलावा, जीरो के अलावा और तो कोई परसेंटेज नहीं हो सकती अगर हम ये कहना चाहें डिस्काउंट नहीं देना है, ऐसे ही। ओके, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर स्टूडेंट्स मैं कहूँ कि ये पूरी हमने लिखी है ट्रू कंडीशन, जो कि अगर मैं सर यहाँ से आपको दिखा सकूं कि जो सब मैं सिलेक्ट भी कर रहा हूँ, ये जो भी पूरी ट्रू कंडीशन मैंने लिखी है, ये पूरी ट्रू कंडीशन अगर मैं फॉल्स कंडीशन में कॉपी पेस्ट कर दूं, सेम एज इट इज लिख दूं, सिवाय CV8 के। CV8 का तो मतलब 5% है ना स्टूडेंट्स, CV8 के बजाय मैं यहाँ पे 0% लिख दूं, तो ये फॉल्स कंडीशन बन जाएगी हमारी, ऐसा ही है। पूरी ट्रू कंडीशन के अंदर CV8 के बजाय अगर मैं 0% कर दूं तो ये हमारी फॉल्स कंडीशन बन जाएगी।
नंबर वन। नंबर टू, किसी भी वैल्यू को जब मैं 0% से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या निकलेगा? करेक्ट, आंसर विल बी 0। टोटल प्राइस की वैल्यू चाहे जितनी बड़ी हो, जब वो 0% से मल्टीप्लाई होगी फॉल्स कंडीशन में, तो आंसर विल बी 0। नंबर थ्री, जब मुझे एक बात पता है फॉल्स कंडीशन के लिए कि मेरी इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का जो आंसर निकलना है वो 0 निकलना है, चाहे मैं कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा हूं, आंसर अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आना है, तो मैं इतनी पूरी कैलकुलेशन दोबारा से क्यों लिखूं? मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 0। ठीक है, कि अगर डिस्काउंट मिलना हो तो ट्रू कंडीशन की कैलकुलेशन अप्लाई हो जाए, डिस्काउंट ना मिलना हो सिर्फ 0 आ जाए हमारे पास लिखा हुआ, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल। तो इसके बाद हमने ये ब्रैकेट किस चीज का क्लोज किया? फॉल्स कंडीशन का तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, ये ब्रैकेट क्लोज किया हमने इफ फंक्शन का। याद रखिएगा, ब्रैकेट्स हमने यूज किए थे ट्रू कंडीशन में, फॉल्स कंडीशन में तो हमने कोई कैलकुलेशन ही नहीं की है, तो कोई ब्रैकेट भी ओपन नहीं किया था, फॉल्स कंडीशन हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने आखिर में ब्रैकेट क्लोज किया है वो इफ फंक्शन का किया है, ना कि किसी कंडीशन का। एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा एक आंसर आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी 500 से अबव है। क्या हो कि अगर 500 से कम हो, 450 होती तो 0 आता, और अगर एग्जैक्ट 500 होती फिर तो कुछ और आंसर आता, कम होती वैल्यू, जो कि पहले हमारे पास वैल्यू आई थी उससे कम होगी वैल्यू, क्योंकि यूनिट्स कम है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, अगर यहाँ पे क्वांटिटी 500 से कम है, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ ना है, क्या लिखा हुआ है? वर्डिंग में लिखा हुआ आ जाए नो डिस्काउंट, तो फिर मैं क्या करूंगा? ट्रू कंडीशन जैसे अप्लाई हुई है वो तो वैसे ही अप्लाई होगी, बस फर्क क्या पड़ेगा? फॉल्स कंडीशन में 0 के बजाय मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा नो डिस्काउंट, तो जहां पे वैल्यू 500 से कम होगी वहां पे हमारे पास वर्डिंग में लिखा हुआ आ जाएगा नो डिस्काउंट। आई होप स्टूडेंट्स की ये चीज भी आपको क्लियर हो गई हो। आप इसको एक दफा अप्लाई करके लाजमी देखिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम किट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इफ फंक्शन से रिलेटेड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।